नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर, आपके साथ में लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर एक बार फिर से आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ विपक्ष ने लगभग अपनी आधे से ज्यादा सीटों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने दूसरी सूची के जरिए लगभग आधे से ज्यादा नामों को लोकसभा के लिए ऐलान कर दिया है। लेकिन हर दिन जो बयानबाजी का दौर है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हुई, उसमें एक शक्ति शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। उसके बाद आज इस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है और जगह जगह से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। तो तमाम उन खबरों को समेटकर फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं इन चुनावी खबरों को लेकर 24 का महासंग्राम में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है और मणिपुर से निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंचकर खत्म हुई। समापन के दौरान राहुल गांधी ने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है और देश के हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, आयकर विभाग में है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया, कहा कि कल इंडी अलायंस ने मुंबई में एक रैली आयोजित की और उन्होंने घोषणा की है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी, हर मां, हर बहन शक्ति का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि जो लोग शक्ति के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं शक्ति के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन महिला प्रत्याशियों को टिकट दी है, उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। सबसे खास बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं को राजनीति में लाने का श्रेय इनके पतियों को ही जाता है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। भाजपा ने प्रदेश में जो 6 महिलाएं लोकसभा के मैदान में उतारी हैं, उनके सियासी सफर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सागर प्रत्याशी लता वानखेड़े कभी पति के साथ गांव की पंच चुनी गई थी और अब राजनीति में बड़ी लकीर खींचने में जुटी हैं। वहीं बालाघाट की भारती पारधी के ससुराल में 62 साल बाद कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह की शादी के बाद पार्टी और किस्मत दोनों बदल गई और सबसे खास बात यह है कि अब इनमें से ज्यादातर के पति राजनीति में उतने सक्रिय नहीं जितनी ये महिलाएं हैं। ऐसे में आपको एक झलक दिखाते हैं इन सभी का राजनीतिक सफर। 1992 में ज्वाइन की भाजपा, पति भाजपा में रहे सक्रिय। बाद में पति ने राजनीति छोड़ बिजनेस संभाला। 2014 और 2019 में लोकसभा के लिए की दावेदारी, लेकिन नहीं मिला अवसर। 2024 के लोकसभा में मिला मौका। 1984 में हुई शादी। शादी के 1.5 साल बाद ही
करने लगी भाजपा का प्रचार। पति लाल बर्रा से जिला पंचायत का जीते चुनाव। 1999 में ये सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हुई। भारती यहां से लड़ी चुनाव, लेकिन 1 वोट से हार गईं। भाजपा की महिला संगठन में रही सक्रिय। वर्तमान में भारती बालाघाट के वार्ड क्रमांक 22 की पार्षद हैं। अब बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा में मौका दिया है। हिमाद्री का पूरा परिवार कांग्रेस खेमे का है। 2017 में भाजपा नेता नरेंद्र मरावी से उनकी शादी हुई। नरेंद्र ने 2009 में मां नंदिनी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। शादी के बाद हिमाद्री की किस्मत भी बदल गई। 2019 में भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया और शहडोल सीट से वे चुनाव भी जीत गई। अब पार्टी ने 2024 में उन्हें फिर मौका दिया है। सावित्री ने अपने बलबूते पर अपना राजनीतिक मुकाम बनाया है। राजनीति में आने से पहले वो एनजीओ कोऑर्डिनेटर थी, जिसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आई। सावित्री को आदिवासी पढ़ी लिखी महिला होने का बेहद फायदा मिला। 2004 में वे जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। उसके बाद 2014 में वे लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत गई, लेकिन 2019 के लोकसभा में उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद अब 2024 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पति नागर सिंह चौहान 4 बार के विधायक हैं। वे प्रदेश सरकार में वन मंत्री भी हैं। 2015 में अनीता जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गयी। 2022 में वे दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। अब पार्टी ने उन्हें 2024 में मौका दिया है। संध्या राय के पति राजनीति में सक्रिय थे। पटवा सरकार में वे जनपद अध्यक्ष बने। कृषि उपज मंडी समिति के सदस्य के तौर पर संध्या की राजनीति में एंट्री हुई। 2003 में वे विधानसभा का चुनाव जीती। उसके बाद 2019 में उन्होंने लोकसभा में अपना दमखम आजमाया, जिसमें उन्हें जीत भी मिली। अब 2024 के लोकसभा में पार्टी ने उन्हें फिर मौका दिया है। बीजेपी की ये महिलाएं इस बार के लोकसभा में अपना दमखम दिखाएंगी। पार्टी ने सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर इन पर दांव लगाया है, लेकिन ये महिलाएं बीजेपी के फैसले पर खरा उतरती हैं या नहीं, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर बात अगर 2019 के लोकसभा की करें तो पार्टी ने 4 महिलाओं को मौका दिया था और सभी ने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। कांग्रेस के सीनियर नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस इस बार युवा और नए चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश में है। कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट में महिला उम्मीदवारों के साथ साथ मौजूदा विधायकों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। मौजूदा विधायकों में जबलपुर संसदीय सीट से लखन घनघोरिया का नाम सबसे आगे है। लखन घनघोरिया अभी जबलपुर पूर्व से विधायक है। को मिल सकता है टिकट। 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। एमपी में 18 सीटों पर तय होंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जीतन सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल, सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। सीईसी की बैठक में एमपी की बाकी बची 18 सीटों पर चेहरे तय हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि पार्टी 6 विधायकों को भी मैदान में उतार सकती है। मुरैना लोकसभा से जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती, विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, जबलपुर से लखन घनघोरिया, शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को, मंदसौर से विधायक विपिन जैन को उतारा जा सकता है।
देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को जो 10 टिकट डिक्लेयर करे हैं वो भी आपने देखे होंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं को दिए। उसी तरीके से जमीनी पकड़ रखने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को जो टिकट डिक्लेयर होने वाले हैं वो मिलेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं वो ये चुनाव जीतने की भी क्षमता रखते हैं। और आप देखेंगे कि हम 20 से 22 सीटें, ये जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम 20 से 22 सीटें ये हमारे जमीनी कार्यकर्ता जीते। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर को चुनाव लड़ाने को कह रहा है, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस युवाओं पर दांव लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 4 सवाल किए, साथ ही राहुल गांधी की यात्रा को भी आड़े हाथ लिया। पूर्व सीएम शिवराज ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां शिवराज ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से 4 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल उन्होंने राम मंदिर को लेकर किया। दूसरा सवाल पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर पूछा। वहीं तीसरा और चौथा सवाल पीएम मोदी की इमेज और सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने पर उठाया। आज 4 सवाल पूछ रहा हूं और उनका जवाब चाहता हूं। देश जानना चाहता है, वो जवाब दें। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों और बेटियों के साथ जो अमानुषिक मध्ययुगीन अत्याचार हुए, अन्याय हुए, घिनौने कृत्य हुए, बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी बयान नहीं आया। पूर्व सीएम शिवराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक फ्लॉप यात्रा बताया। राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने 2 यात्राएं की और वो 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो, कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई। और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। और न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे, कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश में तल्खी का स्तर बढ़ा दिया है और इस तरफ भी इशारा किया कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, ये स्तर और बढ़ता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले एक और नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पुरानी यादें ही बनकर रह जाएगी? कांग्रेस बन रही पुरानी याद, पार्टी की नीति नहीं आ रही रास, नेता कार्यकर्ता सब छोड़ रहे हाथ, छिंदवाड़ा वाले भी छोड़ रहे साथ। ये तस्वीर भी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर के लिए कांग्रेस पुरानी यादें बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पुरानी यादों की तस्वीर साझा की और फिर भोपाल बीजेपी ऑफिस में बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस दौरान कई जिलों के नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा, लेकिन चर्चा छिंदवाड़ा की हो रही है।
देखिए, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का हमने चिंतन किया, मंथन किया। आरएसएस ने 1925 में गठन कर जो अपने एजेंडे बनाए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, उन सब मुद्दों का हमने चिंतन और मंथन किया और ये पाया कि संघ और बीजेपी जो कहती है वो करती है और अपने एजेंडे पर आज तक कायम है 100 साल के बाद भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है। जब पूरे हिंदुस्तान में सीए के कानून से एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है तो क्यों हमारे समाज के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है? ये सच है। मैं भी उसी चीज को देखते हुए मोदी जी के परिवार में आज शामिल हूँ। कांग्रेस बन रही पुरानी याद, पार्टी की नीति नहीं आ रही रास। कांग्रेस बन रही पुरानी याद, पार्टी की नीति नहीं आ रही रास। नेता कार्यकर्ता सब छोड़ रहे। कांग्रेस बन रही पुरानी याद, पार्टी की नीति नहीं आ रही रास। नेता कार्यकर्ता तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। पार्टी ने अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पहले सीएम विष्णुदेव साय बस्तर से ही चुनावी तैयारी और प्रचार प्रसार का आगाज करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए होली के बाद राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तय कर रही है। बस्तर के पहले चरण के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा करने की तैयारी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक एक क्लस्टर में सभा करने की तैयारी है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के पहले सीएम विष्णुदेव साय समेत अन्य मंत्री बस्तर और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण ऐसे में प्रदेश बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बस्तर में 20 तारीख से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास प्रारंभ होगा और होली तक वो कार्यक्रम चलेगा। सभी हमारे विधानसभा में वहां जाने की तिथि तय हो रही है और उसके पश्चात राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस तरीके से बड़े चेहरे भी हमारे इस चुनाव में उनके आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज बस्तर से होगा, लिहाजा बस्तर से ही चुनावी सभाओं का आगाज भी होगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया था, ठीक उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।